अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम काफ़ी ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये लेक्चर्स अपलोड किए थे। आई होप आप में से कुछ लोगों ने गो थ्रू किए होंगे, क्योंकि सबके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा और शायद विंटर वेकेशन भी चल रही है, तो इसलिए मैंने दो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हों या आप इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा और हम प्रॉब्ली जल्दी अरेंज कर लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसका टॉपिक है सर्च इंजन्स एंड वेब ग्राफ। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरकनेक्टेड है। उसमें फाइल्स जो हैं वो दूसरी फाइल्स के साथ कनेक्टेड हैं, पेजेस जो है वो दूसरे पेजेस के साथ कनेक्टेड हैं और वेबसाइट्स जो हैं वो दूसरी वेबसाइट्स के साथ कनेक्टेड हैं। और वो एक जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स ग्राफ जो है वो बनाते हैं और उस ग्राफ को यूज़ किया जा सकता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। Internet itself has very large amount of information and it is mostly unstructured. और डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो अपने डाटा को या अपने पेजेस को डिफरेंटली स्ट्रक्चर करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में यूज़र को ऐसे पता नहीं है कि वो कहाँ अवेलेबल है और यूज़र को ये भी नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ़ सोर्सेज अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन के, और ये भी नहीं पता कि कौन से अच्छी क्वालिटी के सोर्सेज हैं। तो क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू वी फाइंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम सारी वेबसाइट जो है सारी इंटरनेट जो है उसको ब्राउज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो हमें कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत है जो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करके प्रोवाइड कर सकें, और ये टूल्स जो हैं वो सर्च इंजन सब। सर्च इंजन्स सबसे पहले 94 में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। जो सबसे पहला सर्च इंजन था या वन ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन्स दैट वाज लाइकोस, और एक और जो था वो वर्ल्ड वाइड वेब वन था, और प्रॉब्ली उसी टाइम पे कुछ और सर्च इंजन भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उसके बाद 96 में एक पॉपुलर सर्च इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम अल्टा विस्टा था, और बहुत सारे पेजेस जो हैं वो अल्टा विस्टा पे इंडेक्स थे और वो सर्च किए जा सकते थे। 98 में गूगल जो है वो आया और बहुत सारे पेजेस उसने इंडेक्स किए और उसकी रैंकिंग एल्गोरिदम जो था वो बहुत ही अच्छा था, और यही वजह थी कि लोगों को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करने में काफ़ी आसानी हुई, और गूगल ने उसके बाद अपने सर्च एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव किया और अभी तक जो है वो मार्केट में। इंफॉर्मेशन को सर्च करने की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। प्रिंटिंग प्रेस जब इंट्रोड्यूस हुई थी 1450s में, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश होना शुरू हुई, और जब वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना काफ़ी आसान था, तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट हुई। तो जब वो इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई तो ऑब्वियसली सर्च की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई, और उसके लिए लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट किए। एक आइडिया जो है वो रीडिंग व्हील या बुक व्हील का था, और अगोस्तिनो रामेली ने 1588 में ये आइडिया प्रेजेंट किया था, और इसका पर्पस ये था कि आप एक वक्त में बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, और आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक ओपन रख के दूसरी बुक में मूव कर सकते हैं, या आप एक बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी बुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे करंट सेटअप है टैब ब्राउज़र्स का, कि एक वक्त में आप बहुत सारी टैब्स जो हैं ओपन रख सकते हैं और आप जो है वो ईज़िली स्विच कर सकते हैं टैब्स के दरमियान। तो इसी तरह का आइडिया था। तो रीडिंग व्हील वाज एक्चुअली नेवर डेवलप्ड, बट इट वाज वेरी गुड आइडिया, और कुछ लोगों के ख्याल में इट इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ हाइपरटेक्स्ट। बुक्स को सर्च करने के लिए जो चीज़ बहुत ही पॉपुलर हुई वो दैट वाज डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और वो अभी भी अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो आपने देखा होगा
कि उस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। यही क्लासिफिकेशन नंबर्स हैं। और ये डेवी ने 1876 में डेवलप किया था और उसने हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पैराडाइम जो है वो बनाया, जिसमें there were 10 main classes with 10 divisions each and 10 sections per division. There were total 1000 sections और उन sections में आप जो है बुक्स को या उन क्लासेस में बुक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। समटाइम्स जो है वो फिक्शन के लिए एक सेपरेट सेक्शन भी था। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा क्लास के अंदर भी क्लासीफाई हो सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन की दो पॉपुलर अल्टरनेटिव्स हैं, एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है और एक यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। और इनकी बेस पे डिफरेंट कैबिनेट्स जो हैं वो अरेंज होती हैं लाइब्रेरीज़ में, और सर्च करना भी जो है वो खासा ईजी हो जाता है। आप जो है वो लाइब्रेरी स्टाफ से हेल्प ले सकते हैं जो प्रोबेबली नंबर्स उनको अच्छी तरह याद होते हैं। अदरवाइज़ आपने प्रोबेबली देखा होगा कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे होते हैं उनके नंबर्स आपको याद हो जाते हैं और आप इजीली उनको फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की, और कुछ नंबर्स जो हैं 000 से 099 तक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन और जनरल वर्क्स है। इसी तरह 900 से 999 तक हिस्ट्री, जियोग्राफी और बायोग्राफी है। और भी बहुत सारी जो है वो क्लासिफिकेशन है, और आगे फर्दर भी डेसिमल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं जब इन सब्जेक्ट्स के अंदर डिविजन्स होती हैं और फिर उन डिविजन्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन्स जो हैं, सर्च इंजन के आइडियाज़ दे स्टार्ट विद बुश मिमिक्स, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले लेक्चर में। अगेन दैट वाज समथिंग जो कि डेवलप नहीं हुआ था। आर्ची 1990s में डेवलप किया गया था, जो कि इंटरनेट का सबसे पहला सर्च इंजन था, और उसमें जो FTP सर्वर के ऊपर फाइल्स होती थी उनको इंडेक्स किया जाता था। उसके बाद 1993 में एक W3 कैटलॉग के नाम से एक कैटलॉग डेवलप की गई। अगेन इट वाज, इसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वेब सर्च इंजन, क्योंकि पुराना वाला जो है वो FTP फाइल्स को सिर्फ करता था। तो ये मैनुअली मिरर और इंटीग्रेट करता था बहुत सारी कैटलॉग्स को, तो इट वाज जस्ट अ कैटलॉग। और 1993 में जंप स्टेशन के नाम से एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग जो है उनको कंबाइन किया गया था, और ये वो चीज़ें हैं जो अभी भी सर्च इंजन जो है वो यूज़ करते हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। इन द फॉलोइंग ईयर्स 1994 से 1995 तक बहुत सारे नए सर्च इंजन अपीयर हुए, जिसमें अल्टा विस्टा, इन्फोसीक, एक्साइट, एक्टोनॉमी और याहू जो है वो काबिल ज़िक्र है। अल्टा विस्टा एंड याहू वर वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, एंड याहू remained a very good contender for many years. अल्टा विस्टा जो है वो जल्दी डिसअपीयर हो गया था, और अब जो है वो याहू भी ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया है। उसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही थोड़ा है। जो अर्ली वेब सर्च सॉल्यूशंस थे वो दो कैटेगरीज में थे। एक फुल टेक्स्ट सर्च था, जो इंडेक्स जो है वो डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को क्रॉल करके बनाते थे। अल्टा विस्टा और इन्फोसीक में से थे। और जो दूसरी टाइप का सर्च इंजन था वो मैनुअली मेंटेन क्लासिफिकेशन थी वेब पेजेस की। याहू एक ऐसी एग्जांपल है जो उसको यूज़ करते थे, और इनकी डायरेक्टरीज में जो है वो आप पेजेस को सबमिट कर सकते थे। और नॉर्मली जब लोग वेबसाइट्स बनाते थे तो वो प्रॉब्ली अपनी वेबसाइट को हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज में ऐड कर देते थे, ताकि हर कैटेगरी में उनकी साइट जो है मौजूद हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो है आए। तो वो आइडिया ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि लोग जो हैं वो स्पैम भी कर देते थे और ऐसी कैटेगरीज में भी अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर देते थे जिस से एक्चुअली वो रेलेवेंट नहीं होती थी। जो सर्च इंजन्स का एरिया है ये आता है अंडर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कुछ की कंसेप्ट्स जो हैं वो हैं कुछ की मैट्रिसेस जो हैं वो प्रिसीजन और रिकॉल हैं।
तो इनको यूज़ करके हम पता चला सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कोई एल्गोरिदम या कोई टूल जो है वो कितना अच्छा है। प्रिसीजन जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंटरसेक्शन विद रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स है। और इसी तरह जो रिकॉल है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इंटरसेक्शन विद रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइडेड बाय रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें से 4 जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने एक क्यूरी सेंड की जिसने हमें 5 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न की जिसमें से 3 रेलेवेंट थी और 2 इररेलेवेंट थी। तो प्रिसीजन जो है वो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है 3/5 0.6 और रिकॉल जो है वो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्चुअली थी। एक्चुअल रेपोजिटरी में 4 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थी लेकिन सिर्फ 3 जो है वो रिटर्न हुए हैं, तो इसका रिकॉल जो है वो 0.75 है। इन्फॉर्मेशन को आप डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं। उनमें से एक जो मेथड था वो बूलियन मॉडल था और बूलियन मॉडल ये करता था कि आप एक कॉलम बना लेते थे सारे वर्ड्स का और एक जो है उसके बाद जो है वो सारे कॉलम्स जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट के होते थे और जब भी वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर होता था तो जहाँ पे वो वर्ड और डॉक्यूमेंट का कॉलम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम 1 ऐड कर देते थे और जहाँ पे वर्ड अपीयर नहीं होता था तो हम 0 ऐड कर देते थे और उसके बाद जो है वो एंड और नॉट ऑपरेटर्स यूज़ करके सर्च जो है वो की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर क्यूरी है शॉपिंग एंड कैंट एंड नॉट डेलहेज, तो हमने ऐसी डॉक्यूमेंट्स ढूंढनी है जिनके अंदर शॉपिंग भी हो, कैंट भी हो और डेलहेज जो है वो ना हो। तो कंप्यूटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम शॉपिंग वाले जो रो है उसको ले लेते हैं। तो आप देखें शॉपिंग के सामने जो रो है वो हमने ले लिया 1 0 1 1 1 0 और उसको हमने एंड किया है कैंट वाली रो के साथ 1 0 0 1 1 1 और इसके साथ हमने एंड किया डेल हेज वाली को रिवर्स करके क्योंकि उसके साथ नॉट लगा हुआ था तो 0 0 0 1 1 1 तो हम अब जब इनको एंड करते हैं तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 आ गया और 0 0 जो 1 1 है वो अगेंस्ट आ रहा है डॉक्यूमेंट 4 और डॉक्यूमेंट 5 के। तो इस तरह हमारा सर्च जो है वो हमें बता देता था कि डॉक्यूमेंट 4 और 5 जो है वो रेलेवेंट है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है और इजीली स्केलेबल है और इसकी जो क्यूरी प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है और पैरेलल स्कैनिंग भी हो सकती है इंडेक्सेस की अगर हमने काफ़ी बड़ा जो है वो इंडेक्स बनाया हुआ है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करता टू सिनोनिमी, जो बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा इट डजंट पे अटेंशन टू पॉलीसेमी, एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं उन पे भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम उसको मॉडल कर सकें और जो आउटपुट था वो बिल्कुल अनरैम्प था। तो D4 ज़्यादा रेलेवेंट है या D5, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 रिजल्ट्स हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खासी यूजलेस है। और यूज़र जो है उसको स्पेशल सिंटैक्स भी सीखने की ज़रूरत थी ताकि वो इजीली सर्च जो है वो कर सके। जो बुलियन मॉडल के वेरिएंट्स हैं वो बहुत सारे सर्च इंजन के बेसिस हैं। तो एक और मॉडल जो है वो वेक्टर स्पेस मॉडल है। ये अलजेब्रिक मॉडल है और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को और क्यूरीज को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और हर टर्म जो है उसके लिए एक सेपरेट वेक्टर बनता है और जो क्यूरी है और जो डॉक्यूमेंट है उनके वेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है और उनकी सिमिलैरिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है और जितने ज़्यादा वो सिमिलर होंगे वेक्टर्स वो डॉक्यूमेंट जो है वो उतनी सिमिलर होगी और वो रिटर्न जो है वो हो जाएगी। इसके एडवांटेज ये हैं कि ये सिंपल मॉडल है बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा। अगेन लीनियर अलजेब्रा एक वेल अंडरस्टूड कंसेप्ट है तो उसको यूज़ करना जो है बहुत ही आसान है। इसके अलावा ये पार्शियल मैचिंग भी आपको दे देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर सिमिलैरिटी स्कोर आपका बहुत अच्छा नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छा है
तो दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट जो है वो रेलिवेंट है। और इसके अलावा आप यूज़र से फीडबैक लेके तो आप अपनी क्यूरी को रीवैल्यूएट भी कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिमिलैरिटी मेजर करना जो है हर क्यूरी के लिए और हर डॉक्यूमेंट के साथ वो खासा एक्सपेंसिव है, और इसी वजह से इसको स्केल करना जो है वो मुश्किल है। बहुत सारे जो सर्च इंजन्स हैं, वेब सर्च इंजन्स, दे आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स, but they have been adopted to deal with characteristics of the web. जो कुछ डिफरेंट बनाती हैं वेब को जो करेक्टरिस्टिक्स, दे आर इमेंस अमाउंट ऑफ वेब रिसोर्सेज। 50 बिलियन इज़ अ ओल्डर नंबर, इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वेब पेजेस हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो हाइपर लिंक्ड है। पेजेस के लिंक होने के अलावा भी अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेज टैग यूज़ किया हुआ है तो आपने इमेज को उसके साथ लिंक किया होगा, तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में हाइपर लिंक्ड है। इसके अलावा जो कंटेंट है वो डायनामिक है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट जो है वो होता रहता है, और वेब रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग भी हैं। तो इसमें जो प्रिसीजन और रिकॉल जो है, दैट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बल्कि जो क्यूरी आंसर टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्विकली आप जो है वो रिटर्न करते हैं वो रिजल्ट्स। कुछ की कंसेप्ट्स जो वेब सर्च इंजन्स के अंदर यूज़ होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है वेब क्रॉलर का। वेब क्रॉलर या स्पाइडर जो है, इसका पर्पज़ ये होता है कि वेब के ऊपर हर वक्त क्रॉल करता रहता है और जो भी इसको नए वेब पेजेस मिलते हैं वो उनको उठा के सर्च इंजन के पास लाता है, और फिर उन सर्च पेजेस को जो है वो इंडेक्स किया जाता है ताकि वो फ्यूचर के अंदर सर्च के अंदर यूज़ की जा सके। तो वो हर वक्त जो है वो क्रॉलिंग होती रहती है और नए पेजेस जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। जो क्रॉलर है उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। एक इशू जो है वो फ्रेशनेस का है कि आपका इंडेक्स जो है दैट हैज़ टू बी अपडेटेड रेगुलरली। जो पेजेस आपने इंडेक्स कर लिए हैं वो भी ऑब्वियसली अपडेट होते रहते हैं, तो आपने उसको अपडेट जो है वो करना होता है। तो स्पाइडर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कौन से पेजेस जो हैं वो ज़्यादा क्विकली अपडेट होते हैं और कौन से पेजेस जो हैं वो इतने क्विकली अपडेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो वो बहुत क्विकली अपडेट होती रहती है, लेकिन अगर आप हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें तो उसमें जो है वो चेंजेस बहुत ही कम आती हैं। तो इस तरह क्रॉलर्स को जो है वो अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं जो ज़्यादा जो है वो क्विकली अपडेट होते रहते हैं पेजेस उन पे। क्वालिटी और सारे जो वेब पेजेस क्रॉल होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और सारे वेब पेजेस को क्रॉल करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो क्रॉलर के लिए एक इशू ये है कि वो हायर क्वालिटी के पेजेस को प्रायोरिटी दे। अगेन वो सेम रैंकिंग एल्गोरिदम जो है वो यूज़ कर सकता है जो कि सर्च इंजन क्यूरीज को रिटर्न करते हुए करता है। Scalability, it should be easily possible to increase the crawl rate by just adding additional servers. तो आपका crawler जो है वैसा होना चाहिए कि वो easily scale up किया जा सके। Distribution, crawler जो है that should be able के to run in distributed manner. Obviously आप एक ही जगह से crawler को run नहीं कर सकेंगे, तो इसका आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो और तमाम रिजल्ट्स जो हैं उनको कंबाइन किया जा सके। रोबस्टनेस, जो वेब है हमने बात की थी कि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और एज क्या आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हम HTML लिखते हैं वो उसमें ढेर सारी एरर्स होती हैं। ठीक है, मिसिंग टैग्स हो सकते हैं या मे बी गलत टैग्स हो सकते हैं। इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हों, तो क्रॉलर शुड बी एबल कि वो उन प्रॉब्लम्स को इजीली इग्नोर कर सके, मे बी कम्प्लीटली पेज को इग्नोर ना करे, इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव कर सके, और अगर विदाउट क्रैश जो है वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख सके। एफिशिएंसी, जितने एफिशिएंटली अवेलेबल रिसोर्सेज को वेब क्रॉलर यूज़ करेगा वो उतने ही ज़्यादा पेजेस को क्रॉल जो है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका क्रॉलर जो है वो नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है
तो प्रॉब्ली आपके सर्वर्स जो वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं वो उनके लिए भी जो है वो जो है वो सारी बैंडविड्थ जो है वो क्रॉलर ले लेंगे और यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे वेबसाइट को, जो इतना अच्छा नहीं होगा। तो एफिशिएंसी भी जो है वो इम्पोर्टेंट इशू है। इसके अलावा क्रॉल रेट्स हैं, जो वेब पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए और अपने क्रॉल रेट्स को लिमिटेड रखना चाहिए। आप एक्चुअली बता सकते हैं अपनी वेबसाइट में क्रॉलर को कितनी देर बाद जो है वो उसको क्रॉल करे, और इवन आप डिफरेंट जो पाथ्स हैं उनको डिसअलाउ भी कर सकते हैं कि उन पाथ्स पे जो है वो क्रॉलिंग ना हो। तो ये छोटी सी एग्जांपल स्लाइड के नीचे दी हुई है, या इस तरह आप डिसअलाउ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पाथ्स को। तो इन्होंने सारे यूज़र एजेंट्स के लिए दो पाथ्स जो हैं उनको डिसअलाउ किया हुआ, तो उन पाथ्स को जो है वो क्रॉल नहीं करना चाहिए क्रॉल को। और इसके अलावा अगर रेट्स भी दिए हुए हैं तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। ये एक वेब सर्च इंजन का आर्किटेक्चर है। अभी हमने क्रॉलर को डिस्कस किया जो कि वेबसाइट के सारे पेजेस को क्रॉल करता है, और उसके बाद जो है वो जाते हैं पेज रेपोजिटरी के अंदर, और एक स्टोरेज मैनेजर जो है वो हैंडल करता है कि वो किस तरह रेपोजिटरी के अंदर जो है वो स्टोर हो रहे होंगे। पेज रेपोजिटरी से हमें ढेर सारे एक पेज से यूआरएल्स मिलेंगे जो कि यूआरएल हैंडलर में आएंगे, और अगर वो नए यूआरएल्स हैं तो उनको यूआरएल रेपोजिटरी में ऐड कर दिया जाता है। और क्रॉलर के लिए जो अभी उसने क्रॉल करने हैं पेजेस, उसका एक यूआरएल पूल है, उस पूल में यूआरएल्स को ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा पेज रेपोजिटरी के अंदर जो है साथ कुछ इंडेक्सेस लगे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाते हैं, और मे बी कुछ दूसरे इंडेक्सेस भी बनाते हैं। अगर हम आ जाते हैं क्लाइंट साइड पे, तो क्लाइंट जो है एक क्यूरी देता है और एक क्यूरी हैंडलर जो है वो उस क्यूरी को हैंडल करता है। इंडेक्सेस को यूज़ करके वो रिटर्न करता है रिजल्ट्स को, और जब वो रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो उनको रैंक किया जाता है, और यूज़र को जो है वो रैंक रिज़ल्ट रिटर्न किया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो चाहिए होंगे एक सर्च इंजन को, और हम यहाँ जो है वो रैंकिंग को और इंडेक्सिंग को आगे डिस्कस करेंगे। 1998 से पहले जो वेब सर्च थी उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किए जाते थे। बूलियन मॉडल यूज़ किया जाता था, वेक्टर स्पेस मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता था, और कुछ में तो रैंकिंग थी ही नहीं, और जिन सर्च इंजन पे रैंकिंग थी वो ऑन पेज फैक्टर्स की बेस पे थी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑन पेज फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट्स थी वो उनकी बेस पे इतनी अच्छी नहीं होती थी। ऑन पेज फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके वर्ड्स जो हैं वो हेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो उन वर्ड्स के ज़्यादा रेलेवेंट है, या मे बी अगर बोल्ड है तो दैट मीन्स कि वो वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हीं वर्ड्स के बारे में है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, और अगेन लोग स्पैम कर देते थे, हर वर्ड को बोल्ड कर देते थे या बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड कर देते थे, तो ये कोई इतना अच्छा तरीका जो है वो नहीं था। लैरी पेज और सर्जी ब्रेन ने एक प्रपोज किया एक मेथड टू कंप्यूट द एब्सोल्यूट क्वालिटी ऑफ पेज, और उसका नाम उन्होंने पेज रैंक रखा था। Based on the number and quality of pages linking to that page, ये पेज रैंक जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता था। तो आपके पेज की तरफ जितने भी लिंक आ रहे हैं अगर वो ज़्यादा हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो दैट मीन्स के आपके आपका पेज जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, और उसको हायर रैंक जो है वो मिलता था। और ये क्यूरी इंडिपेंडेंट था, इट डजेंट मैटर कि क्यूरी क्या आएगी, इसका रैंक जो है वो फिक्स रहता है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द लिंक्स जो कि उस डॉक्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये एकेडमिक प्रोजेक्ट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे पेज रैंक एल्गोरिदम जो है वो डेवलप किया गया था, और पर्पस ये था कि एक रिसर्च प्लेटफॉर्म टू एड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज स्केल वेब डाटा। और लेटर ऑन इसी को जो है वो फंक्शनल सर्च इंजन में कन्वर्ट किया गया जिसका नाम गूगल था। ठीक, ये एग्जांपल आप एक देख लें, तो यहाँ हमारे पास जो है वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक का जो अब एक रैंक है R1 R2 R3 R7 एंड सो ऑन।
और किसी भी पेज पीआई का रैंक जो है वो आरआई वो हायर होगा अगर ज़्यादा पेजेस उसको लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक जो है वो प्रोबेबली R5 का होगा, या मे बी R8 का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेज रैंक्स जिनके लिंक्स आ रहे हैं उनका अपना रैंक कितना है। लेकिन जो R1 है उसका डेफिनेटली P1 जो है उसका R1 जो रैंक है वो डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको कोई भी लिंक जो है वो नहीं आ रहा। तो जो आपका टोटल स्कोर होता था पेज रैंक का, उसको नॉर्मली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के स्कोर के साथ पेज रैंक को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक पेज रैंक स्कोर जो है टोटल स्कोर जो है वो आ जाता है उसके रैंक का। ये एक सिंपल एल्गोरिदम है उसको कैलकुलेट करने का। अब जो पेज रैंक के एल्गोरिदम्स हैं वो प्रोबेबली इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये सम है उन सारे पेज रैंक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिंक्स जो कि हमारे करंट पेज से बाहर जा रहे हैं। हम हर जो इनकमिंग लिंक है उसके रैंक को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लिंक्स जो कि इस पेज से बाहर जा रहे हैं और उनको ऐड कर लेते हैं। इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। आइगन वेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं पेज रैंक के कैलकुलेट करने में। अगर आपको याद नहीं है तो इट डज़न्ट मैटर, प्रोबेबली आप किसी कोर्स में ज़रूर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग के कोर्स में या मैथमेटिक्स के कोर्स में आप डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी। अगर आप एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं और आप ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसका पेज रैंक अच्छा नहीं है, तो प्रोबेबली लोग उसको फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो पेज हों इंडेक्स ज़रूर हों। इंडेक्स करने के लिए आप खुद भी सर्च इंजन को बता सकते हैं कि आपका पेज जहाँ मौजूद है और उसको इंडेक्स करेंगे। इसके अलावा ऑन पेज फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जिस बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में इन डिटेल आप लिखें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज़ करें। ये फैक्टर्स हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं सर्च इंजन जब वो इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आप जो है इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में सोचें और बहुत सारे इंटरनल लिंक्स बनाएं उन पेजेस के जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन सर्च इंजन जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता है कि आपके कौन से पेजेस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट कि आपके जो आउट गोइंग लिंक्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आपके आउट गोइंग लिंक्स जो हैं वो लो क्वालिटी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपका अपना पेज जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और इसके अलावा आउटगोइंग लिंक्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके भी आपके पेज रैंक के ऊपर बुरे इफेक्ट्स जो हैं वो पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो आप बढ़ा सकते हैं ताकि, क्योंकि डिफरेंट पेजेस को जो है वो डिफरेंट लोग लिंक कर सकेंगे और आपके इनकमिंग लिंक्स जो है वो बढ़ेंगे। अगर आप एक ही रिसोर्स को लिंक कर रहे हैं तो इट इज़ गुड आइडिया कि उसको हमेशा जो है वो एक ही यूआरएल से आप रिप्रेजेंट करें। ये ना हो कि रिसोर्स एक ही हो और आपके जो मल्टीपल यूआरएल्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। और देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके इनकमिंग लिंक्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों। ये स्लाइटली डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर आप अच्छा कंटेंट जनरेट करते हैं तो आप जो है ये कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगेन हम फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने वेबसाइट की रैंकिंग जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। कुछ पेड और कुछ अनपेड टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके बारे में सोचिएगा और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या पेज रैंक फेयर है या नहीं है। गूगल की पावर या इन्फ्लुएंस जो है वो उससे कोई फ़र्क पड़ता है हमारी वेबसाइट्स पे या नहीं पड़ता। और डिफरेंट जो वेबसाइट के वर्जन्स हैं उनका वेबसाइट्स के साथ क्या ताल्लुक है, सो ऑन। पेज रैंक एल्गोरिदम जिस वक्त डेवलप हो रहा था तो उसी टाइम पे एक और एल्गोरिदम जो है वो डेवलप हो रहा था, दैट वाज कॉल्ड हिट्स एल्गोरिदम, हाइपर टेक्स्ट इंड्यूस्ड टॉपिक सर्च। और ये जॉन क्लाइनबर्ग ने डेवलप किया था।
ये लिंक स्ट्रक्चर को ही यूज़ करता है जिस तरह के पेज रैंक यूज़ करता है, और उससे कंप्यूट करता है पेज की पॉपुलैरिटी। जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि दो पॉपुलैरिटी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं हिट्स में, एक हब वैल्यू है और एक अथॉरिटी स्कोर है। और ये वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूरी इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्यूरी की बेस पे कैलकुलेट होती हैं। जो यूज़र है वो रैंक, हब और अथॉरिटी लिस्ट जो है उसको रिटर्न की जाती है। हब्स वो होती हैं जो दूसरी ढेर सारी वेबसाइट्स को लिंक जहाँ से जा रहे होते हैं, और अथॉरिटीज़ वो होती हैं जिसकी तरफ बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो आ रही होती हैं। और अथॉरिटी इतनी ही गुड क्वालिटी की होगी अगर उसको गुड क्वालिटी की हब्स से लिंक आ रहे हैं, और इसी तरह हब्स गुड क्वालिटी की होंगी अगर उनसे जो लिंक्स जा रहे हैं वो गुड क्वालिटी की अथॉरिटीज़ को जा रहे हैं। तो इसकी बेस पे जो है वो पेज की क्वालिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। एक सर्च इंजन इस तरह के होते हैं कि वो खुद जो है कोई कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि मल्टीपल सर्च इंजन्स को भेज देते हैं आपकी क्यूरी, और जो रिजल्ट्स आते हैं उनको किसी फॉर्म में एग्रीगेट करके आपको जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। ये सर्च इंजन्स का मार्केट शेयर है। अगेन इट इज स्लाइटली ओल्डर। जो करंट मार्केट शेयर है गूगल का वो 90 प्लस है। याहू का जो है वो ड्रॉप हो गया 1% तक। बेदू का भी ड्रॉप हो गया, और बिंग का जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर गया। तो बिंग और गूगल जो है वो ऊपर जा रहे हैं, बट अगेन बिंग जो है वो 4% के करीब ही है। याहू जो है उसने बहुत सारा शेयर जो है वो लूज़ किया है, और बेदू ने भी कुछ जो है वो लूज़ किया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन्स के अच्छे रिजल्ट्स की और बुरे रिजल्ट्स की। जो फर्स्ट सर्च इंजन है वहाँ पे वो रेलेवेंट भी हैं और गुड क्वालिटी के हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप सर्च इंजन 2 देखें तो वो रेलेवेंट तो हैं बट अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो सर्च इंजन 3 जो है मैंने रिमूव कर दिया आई गेस वो इमेज, तो वो ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं थे प्रिंसेस डायना से, बल्कि वो किसी भी डायना से थे, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मोटिवेशन क्या है? हम एक्चुअली लर्न करना चाहते हैं कि फर्दर जो है वो मोटिवेशन हमारी ये है कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है, और एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं वेब को इंडेक्स करने के लिए और उसको सर्च करने के लिए। ये कुछ सर्च इंजन के सब्जेक्ट्स हैं। एक्वायरिंग डाटा, वेब क्रॉलिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेसिंग डाटा, पार्सिंग, इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग एंड डुप्लीकेट रिमूवल। इसके अलावा स्टोरिंग डाटा के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, यूआरएल्स, लिंक्स, फुल पेजेस, या स्टोरेज की एक्चुअली शक्ल जो है वो कैसी होती है। उसके बाद सर्च टॉपिक्स हैं कि क्यूरी की टाइप किस तरह की होती हैं, कौन से एल्गोरिथम्स हैं, और रिजल्ट्स की रैंकिंग है जो बहुत सारे वेज में की जा सकती है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो एक्चुअली हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इन सारे एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्वायरिंग डाटा को हम कर चुके हैं, बाकियों को अभी हम जो है वो करेंगे। अब बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो सर्च इंजन से रेलेवेंट हैं। स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, techniques for massive data sets, internet protocols, classical information retrieval, uh, and graph models of the web and so on. इसके अलावा सिमिलैरिटी मेजर्स, नियरेस्ट नेबर, क्लस्टरिंग, लेटेंट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो अगेन आप किसी सब्जेक्ट में जो है वो ये पढ़ रहे होंगे। गेम थ्योरी प्रॉब्ली यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जाती। ऑप्शंस, मैकेनिज्म, डिज़ाइन, तो ये भी सर्च इंजन से रेलेवेंट है। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन्स के बारे में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के वेब के लिए इश्यूज जो है वो क्या है। देयर आर सम फर्दर चैलेंजेस
कि बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेबसाइट्स के ऊपर वो नियर डुप्लीकेट्स हैं। नियरली 30% जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे की डुप्लीकेट्स हैं। यूज़र्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, हेट्रोजीनियस हैं और इम्पेशेंट हैं। एडवांस सर्च इंटरफेसेस जो हैं वो वायबल नहीं है ऐसी सिचुएशन में। और कैसे जो है वो नॉन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स किया जाए और कैसे जो है उनको सर्च किया जाए, मल्टीमीडिया कंटेंट, डेटाबेस इंटरफेसेस वगैरह। इन जो वेब है उसको आप एज ए ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें जो नोड्स हैं वो पेजेस हैं और जो एजेस हैं वो उन पेजेस के दरमियान जो है वो लिंक्स हैं। जो सर्च इंजन के बेसिक टास्क हैं वो हैं कलेक्टिंग डाटा, इंडेक्सिंग डाटा और सर्चिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा के लिए वेब क्रॉलर्स यूज़ होते हैं। इंडेक्सिंग में हम डॉक्यूमेंट्स को पार्स करते हैं और उसके बाद जो है उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स नॉर्मली दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक लेक्सिकॉन होता है जो कि डिक्शनरी है उन तमाम वर्ड्स की जो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर मिलते हैं, और एक इन्वर्टेड फाइल होती है जो इस इंफॉर्मेशन की रिकॉर्ड करती है कि जो लेक्सिकॉन में वर्ड आ रहा है वो किस किस डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो रहा है। जो सर्च है उसमें हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद उनको रैंक करते हैं यूजिंग फॉर एग्जांपल पेज रैंक एल्गोरिथम। जो लेक्सिकॉन है जिसमें हम डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं सारे के सारे स्टोर कर लेते हैं। एक लेक्सिकॉन जो है वो हम 1 बिलियन डॉक्यूमेंट्स के लिए उस तकरीबन 10 रेज टू द पावर 6 नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो उसके अंदर होते हैं, और उसको रैम के अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। जो इन्वर्टेड फाइल है जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा वर्ड कौन कौन सी डॉक्यूमेंट में आ रहा है, उसका साइज़ जो है वो कहीं बड़ा होता है और उसको नॉर्मली हम डिस्क के ऊपर जो है स्टोर करते हैं। तो लेक्सिकॉन रैम के अंदर रिजाइड करता है और जब हम सर्च करना चाहते हैं कि वो वर्ड हमारे इंडेक्स के अंदर हैं या नहीं, तो हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हैश टेबल्स और ट्रीज भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर वो वर्ड्स हैं तो फिर हम इन्वर्टेड फाइल से जाके देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन सी डॉक्यूमेंट के अंदर है। इन्वर्टेड फाइल बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। सबसे सिंपल ये है कि हम वर्ड के साथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे दें कि डॉक आईडीज़ की, कि डॉक 1 में, डॉक 2 में, डॉक 3 के अंदर जो है ये वर्ड आता है। इसके अलावा हम फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पे आता है, अगर वर्ड आ रहा है उस डॉक्यूमेंट में तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। हम इससे भी ज़्यादा डिटेल्स जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर वो आ रहा है तो क्या वो हेडिंग में आ रहा है, अगर वो बोल्ड है तो नहीं है, अगर वो किसी लिंक के अंदर आ रहा है या सिंपल टेक्स्ट के अंदर जो है वो आ रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन भी रैंकिंग के लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप डिटेल्ड लेक्सिकॉन डिटेल्ड इन्वर्टेड फाइल में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं हम कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें से एक डॉक्यूमेंट को पास करते हैं और सारे के सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जो वर्ड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर ईच वर्ड, वो वर्ड जो है वो हम अपनी इन्वर्टेड फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो डॉक आईडी और वर्ड आईडी जो है वो हम उसको वहाँ ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर वो वर्ड ऑलरेडी लेक्सिकॉन में नहीं है तो उसको हम लेक्सिकॉन में भी ऐड कर देते हैं। फाइनल ऑपरेशन जो है वो सर्चिंग और रैंकिंग का है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंप्यूटर साइंस की क्यूरी आती है तो हम कंप्यूटर और साइंस दोनों वर्ड्स को लेक्सिकॉन में लुकअप करते हैं, और ये हमें बता देता है कि ये वर्ड्स जो हैं इनके अगेंस्ट इन्वर्टेड फाइल जो है वो डिस्क में कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, अगर हमें वर्ड्स मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो हम कोई रिजल्ट जो है वो फाइंड नहीं कर सकेंगे। अगर हम मिल जाते हैं तो फिर हम जाते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड फाइल में, और जो कंप्यूटर और साइंस की लिस्ट्स हैं उन लिस्ट में देखते हैं डॉक आईडीज़ को। यहाँ पे सिर्फ डॉक आईडीज़ हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन भी है तो हम उसको भी रीड कर लेते हैं। और उसके बाद जो है उसको रैंक किया जाता है, और जो टॉप रिजल्ट्स हैं वो पहले रिटर्न किए जाते हैं, और अगर यूज़र जो है वो दूसरे पेजेस को ब्राउज़ करता है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो उनको रिटर्न किया जाता है। रैंकिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो
पेज रैंक से पहले जो रैंकिंग होती थी दैट वाज टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग। तो टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स में वर्ड ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्स हायर रैंक्ड है। अगर जो है वो वर्ड बोल्ड फेस है, हेडलाइन के अंदर है, तो दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट हायर रैंक्ड है। मेटा टैग के अंदर है तो दैट मीन्स ये डॉक्यूमेंट हायर रैंक्ड है। और इसके अलावा अगर आपका लिंक आ रहा था इस डॉक्यूमेंट में और वहाँ पे लिंक के आसपास जो वर्ड्स है वो यही वाले हैं जो आपने सर्च किए हैं, तो उससे भी आइडिया होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन वर्ड से रेलेवेंट है। और इससे जो है वो आपकी रैंकिंग जो है वो खासी इम्प्रूव हो जाती है। इस पे प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ईज़िली आप इसको स्पैम कर सकते हैं। आप ऐसे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में जो एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है। आप उनकी हेडिंग्स और लिंक्स बना के उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो कर सकते हैं, इवन दो कि एक्चुअली वो ना हो। तो ये पास्ट में होता रहा है, अब जो है वो यूज़ नहीं होते, बट स्टिल आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अपने वेब पेजेस के लिए एज ए वेब डेवलपर। जो सेकंड है दैट इज़ लिंक बेस्ड रैंकिंग, और वही हमारा जो है वो पेज रैंक एल्गोरिदम वो लिंक बेस्ड रैंकिंग जो है वो करता है। तो कोई भी लिंक जो पेज की तरफ आ रहा है, इट इज़ अज्यूम्ड कि वो जो है वो पेज की रिकमेंडेशन है, तो उससे जो है वो पेज रैंक कैलकुलेटर जो है वो किया जा सकता है। इसको स्पैम करना भी पॉसिबल है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो गुड क्वालिटी की जो वेबसाइट्स हैं उनको कन्विंस करना कि वो आपकी वेबसाइट्स के लिंक बनाएं, वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। तो पेज रैंक को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये हिडन स्लाइड्स को आप इग्नोर कर दीजिएगा। वेब क्रॉलिंग, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यहाँ से जो है वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जो क्रॉलिंग के इश्यूज हैं वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉल स्ट्रेटजी, आप ब्रेथ फर्स्ट, अच्छा ये क्योंकि ग्राफ है तो आप ग्राफ एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रैंडमली भी कर सकते हैं और आप प्रायोरिटी भी दे सकते हैं डिफरेंट पेजेस को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके रिसोर्सेज कम हैं तो आप चाहेंगे कि हायर प्रायोरिटी पेजेस जो है वो पहले क्रॉल हो जाए, अगर आप सारे जो है वो क्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने सबको क्रॉल करना है तो जो ब्रेथ फर्स्ट है वो टेक्निक काफ़ी अच्छी है क्रॉलिंग के लिए। हम इश्यूज की बात कर रहे थे कि आपने जो है वो जो रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस्ड वे में जो है वो यूज़ करना होता है। तो इसके अलावा आपने अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको भी बैलेंस्ड वे में यूज़ करना होता है, और जो दूसरे सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज हैं उनको भी बैलेंस्ड वे में यूज़ करना होता है। तो आपको जो ग्लोबल रेट है रिक्वेस्ट, उसको आप जो है वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो सारी की सारी यूज़ नहीं हो रही होगी या ओवर यूज़ जो है वो नहीं हो रही होगी। इसके अलावा स्टोरेज के लिए आप कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कॉलर्स हैं दे मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दूसरी वेबसाइट्स जिनको आप क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो कंट्रोल करना चाहिए जो एक्सेस रेट है उसको। फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स बिटवीन द रिक्वेस्ट्स टू सेम साइट। इसके अलावा अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए रिक्वेस्ट के अंदर। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो वेबसाइट्स जिन्होंने स्टोर की हुई है वो खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि किस रेट पे क्रॉल किया जाए, और मे बी जो है वो कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं जिनको क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रोबोट्स के रूल्स जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे उनको ओबे करना चाहिए, जो वेब डेवलपर्स ने प्रोवाइड जो है वो किया होता है। एफिशिएंसी, रैम इज़ नेवर इनफ फॉर सीरियस क्रॉल्स, तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिस्क बेस्ड स्टोरेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपीयू साइकिल्स नॉर्मली जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सीपीयू यूज़ नहीं हो रहा होगा क्रॉलिंग के अंदर। डीएनएस लुकअप जो है उसमें काफ़ी टाइम जो है वो लगता है, तो उसके लिए जो है वो कुछ टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं एसिंक्रोनस डीएनएस के लिए।
हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप एज ए वेब डेवलपर जो है वो क्रॉलर्स को बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्रॉल की जाए और कौन सी चीज़ें जो है वो क्रॉल ना की जाए। इसके लिए वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में एक रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो है वो ऐड की जाती है। ये प्रोटोकॉल मार्जिन कॉस्टर ने सजेस्ट किया था और डेवलप किया था। इसमें बहुत ही सिंपल है, आप बताते हैं कि कौन से यूज़र एजेंट के लिए कौन से पाथ्स हैं जो डिसअलाउ करने हैं। तो यहाँ पे हमने सब यूज़र एजेंट्स के लिए CGI बिन, टेम्प और जो है ये वाले पाथ्स डिसअलाउ किए हुए हैं। और एक स्पेसिफिक यूज़र एजेंट है, उसके लिए हमने /t का पाथ जो है वो डिसेबल किया हुआ है और बाकी सारे डिसअलाउ किया हुआ है। तो एज ए क्रॉलर डिज़ाइनर आपने इसको रीड करना होता है और जो डिसअलाउड हैं पाथ्स उनको आपने इग्नोर करना होता है। इसके अलावा मेटा टैग में नेम रोबोट्स दे के भी आप जो है वो बता सकते हैं कि इसको इंडेक्स ना किया जाए। नो इंडेक्स नो फॉलो, तो इसको इंडेक्स ना किया जाए। लिंक्स के अंदर भी नो फॉलो भी आप दे सकते हैं ताकि आपका क्रॉलर जो है उस लिंक पे ना जाए। HTTP को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इंडेक्सिंग के बारे में यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंडेक्सिंग भी हमने डिस्कस किया है कि वो इनर फाइल और लेक्सिकन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ सर्च इंजन्स का। तो स्टोरेज के बाद जो है वो सर्च है, और सर्च में हमने डिस्कस किया था कि आप जो है वो लेक्सिकॉन से वर्ड्स उठाते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर लेते हैं, और उसके बाद कोई रैंकिंग एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करते हैं। मोस्टली जो अब जो है वो जो लिंक स्ट्रक्चर है उसी की बेस पे एल्गोरिथम्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें से पेज रैंक एल्गोरिथम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्च इंजन्स ऐड करते रहते हैं बेहतर सर्च रिजल्ट्स जो है वो रिटर्न करने के लिए।